तो हेलो दोस्तों, आज हम ऑप्टिक्स का 5वां लेसन देखने जा रहे हैं और 5वें लेसन पर हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस भाई ऐसे होंगे जो आपके डायरेक्ट बोर्ड में पूछे जाएंगे। इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एकदम निश्चिंत रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। कह रहा है भाई आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, यानी इसमें विचलन नहीं होता है कब? प्रकाश की किरण कब विचलित नहीं होती है? कह रहा है प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, यानी प्रकाश की किरण कब विचलित नहीं होती है। चार ऑप्शन है। समतल दर्पण से लंबवत परावर्तित होने पर। भाई एक समतल दर्पण ये है, इस समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत रूप से पड़ेगी तो लंबवत रूप से पड़ के परावर्तित होकर उसी रास्ते से लौट आएगी। तो देखा जाए तो जानी तो चाहिए थी इधर, लेकिन भाई ये विचलित हो गई 180 डिग्री के कोण से, तो यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। समतल दर्पण से लंबवत परावर्तित होने पर, समतल दर्पण से प्रकाश की किरण लंबवत रूप से जब परावर्तित होती है तो उसमें विचलन आ जाता है, विचलन आता है। ये विचलन कितने का आता है? 180 का ना जी, 180 का विचलन आ जाता है, तो ये गलत है। प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, भाई यहाँ पे तो विचलित हो गई, हाँ 180 से विचलित हो गई, लंबवत परावर्तित हुई तब। समतल दर्पण से तिरछा परावर्तित होने पर, भाई प्रकाश की एक किरण है, ये भाई समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण तिरछा पड़ रही है, तिरछा पड़ रही है। अगर दर्पण नहीं होता तो प्रकाश की किरण इधर निकल जाती तो विचलित नहीं होती, लेकिन दर्पण है तो प्रकाश की किरण आएगी और तिरछा पड़ करके परावर्तित हो जाएगी, तो ये विचलित हो जाएगी, विचलन कोण डेल्टा हो जाएगा ना जी। तो यहाँ भी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण तिरछा पड़ेगी तब भी विचलन हो जाएगा, तो विचलित नहीं होती है। विचलित तो यहाँ पे होती है, समतल दर्पण से लंबवत रूप से परावर्तित होने पर भी विचलित होती है, तिरछे पड़ने पर भी, प्रकाश की किरण भाई तिरछे पड़ी तब भी विचलित हो गई, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं होगा। प्रिज्म से होकर निकलने पर, भाई प्रकाश की किरण अगर प्रिज्म से होकर गुजरती है तब भी वो अपने मूल डायरेक्शन से, अपने मूल डायरेक्शन से क्या हो जा रही है? प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था सीधे, सीधे जाना चाहिए था, चली गई ऐसे, यानी अपने मूल डायरेक्शन से विचलित हो गई, विचलन कोण डेल्टा से, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती, तो विचलित यहाँ पे हो गई। समतल दर्पण पर लंबवत रूप से पड़ने पर भी विचलित होती है, तिरछे पड़ने पर भी विचलित होती है, प्रिज्म से गुजरने पर भी प्रकाश विचलित होती है, लेकिन राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। किस तरह? आयताकार पट्टी के समानांतर सतहों से निकलने पर या अपवर्तित होने पर। आप बताओ, अगर हम कांच का एक स्लैब ले लें, कांच का एक गुटका ले लें, कांच सघन माध्यम है ना जी, कांच का एक गुटका हम ले ले भाई, और ये कांच का गुटका है, इस कांच के गुटके पर प्रकाश की किरण ऐसे पड़े, प्रकाश की किरण कांच के गुटके पर भी ऐसे पड़े, ऐसे ऐसे पड़े, तो इसको जाना तो चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाएगी। ये प्रकाश की किरण जब ऐसे पड़ेगी तो इसको जाना पड़ेगा भाई विरल से सघन में, विरल से सघन में, तो इस अभिलंब की ओर, इस अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ऐसे चली जाएगी, और अब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे इसको फिर से, अब सघन से, अब सघन से विरल में जाना है, तो इस सघन से विरल में जाता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भाग जाती है, इस वाले अभिलंब से दूर भाग जाएगी और चली जाएगी ऐसे, प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी ना जी, बहुत अच्छा, प्रकाश की किरण ऐसे निकल जाएगी। तो इस समय प्रकाश की किरण में, जब वो कांच की सिल्ली से प्रकाश की किरण गुजरी है, जब प्रकाश की किरण इस कांच की सिल्ली से गुजरी है तो उसके समानांतर सतहों से गुजरने पर, समानांतर सतहों से गुजरने पर वो, उसमें कोई विचलन नहीं होता है, वो अपने मूल दिशा के पैरेलल ही निकल जाती है, तो उसमें कोई विचलन नहीं होता है। तो प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती कब? जब आयताकार पट्टी के समानांतर सतहों से अपवर्तित होती है, तो राइट ऑप्शन हो गया डी। ओके, चलिए भाई अब अपना देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि प्रिज्म से गुजरने वाले, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव है। भाई एक प्रिज्म हो गया, ये है भाई अपना प्रिज्म, इस प्रिज्म से होकर के कोई सूर्य का श्वेत प्रकाश जा रहा है, वाइट लाइट। अगर सूर्य से,
अगर प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश गुजारा जाएगा तो उसमें सबसे ऊपर का कलर रेड रहेगा और भाई सबसे नीचे का कलर वॉयलेट हो जाएगा, बैगनी ना जी। सबसे नीचे का कलर बैगनी होगा। तो कह रहा है प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव है। सबसे कम विचलन किस में हुआ है? भाई प्रकाश की किरण जा रही थी, भाई सीधे प्रकाश की किरण सीधे जा रही थी, इसको चले जाना चाहिए था इधर प्रकाश की किरण को। जब प्रिज्म नहीं होता, ये प्रिज्म अगर नहीं होता तो प्रकाश की किरण भाई सीधे चली जाती सीधे, लेकिन लाल रंग ऊपर रहेगा और वॉयलेट नीचे रहेगा। तो सबसे कम विचलन किस में हुआ? सबसे कम मुड़ाव लाल रंग में हुआ है। लाल रंग में विचलन डेल्टा रेड कम है और यही बैगनी रंग थोड़ा ज़्यादा झुक गया है। बैगनी रंग को पीछे की ओर बढ़ाएंगे ये किरण को, तो बैगनी रंग में विचलन ज़्यादा हुआ है, डेल्टा वॉयलेट। तो कह रहा है कि न्यूनतम विचलित अवयव क्या कौन सा है? तो सबसे कम विचलित अवयव देख रहे हो अपने मूल डायरेक्शन से, अपने मूल डायरेक्शन से रेड रंग कम विचलित हुआ है, ये कम विचलित हुआ है और बैगनी ज़्यादा विचलित हुआ है। तो सबसे कम विचलित अवयव है लाल। देन द राइट ऑप्शन इज ए। ठीक है भाई, चलो अभी अपने असाइनमेंट का तीसरा क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तभी होता है। कोई माध्यम है, किसी माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तब होता है जब माध्यम जल हो। भाई जल में भी वर्ण विक्षेपण होता है। कोई लेंस है भाई, ये लेंस कांच का ना बना होता, ये लेंस से बढ़िया रहेगा प्रिज्म ही समझो। ये प्रिज्म अगर कांच का ना बना होता, प्रिज्म जल का बना होता। जल का प्रिज्म मतलब भाई, जल का प्रिज्म मतलब कांच का एक पतला सा खोल रख दो, प्रिज्म जैसा कांच का एक खोखला खोल रख दो और इसके भीतर यहाँ एक छेद कर दो, इससे होकर के जल भर दो, तो ये जल का प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो जल का प्रिज्म भी रहता तब भी प्रकाश की किरण 7 रंगों में बंटती ना जी, 7 रंगों में प्रकाश की किरण बंटती। तो माध्यम द्वारा, किसी माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तब होता है जब माध्यम जल होता है, जल भी होगा, जल का प्रिज्म रहेगा भाई, ये जल का भी प्रिज्म रहेगा तब भी वर्ण विक्षेपण होगा। फिर कांच का प्रिज्म रहेगा तब भी होगा, जल या कांच रहेगा तब भी होगा। कोई भी पारदर्शी माध्यम, यहाँ पे कोई भी पारदर्शी माध्यम होगा तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होना ही होना है। तो द राइट ऑप्शन इज डी। ओके, तो चलिए भाई अब अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश की एक किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो हमेशा होता है। क्या होता है? जब प्रकाश की किरण भाई प्रिज्म से होकर गुजरती है तो हमेशा होता है किरण का पार्श्विक विस्थापन। गलत है, पार्श्विक विस्थापन की बात ही नहीं करें। आधार की ओर किरण का कोणीय विचलन। बहुत अच्छा, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। आपको पता है ना, ये प्रिज्म है, कांच का प्रिज्म है, कांच के प्रिज्म से कोई प्रकाश की किरण गुजर रही है। मान लो एक वर्णी प्रकाश है, एक रंग का, श्वेत प्रकाश नहीं है ये, कांच है, कांच के प्रिज्म से होकर के एक वर्णी प्रकाश गुजरेगा तो ये प्रकाश प्रिज्म के आधार की ओर, इस बेस की ओर मुड़ जाता है ना जी, प्रिज्म के आधार की ओर। कोई भी प्रकाश अगर प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश आधार की ओर मुड़ जाता है। तो आधार की ओर कोणीय विचलन, आधार से दूर नहीं मुड़ता है, आधार की ओर मुड़ जाता है, आधार की ओर। तो जब प्रकाश की एक किरण प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो हमेशा होता है किरण का पार्श्विक विस्थापन। गलत है, आधार से दूर थोड़े होता है, आधार की ओर, आधार की ओर कोणीय विचलन। बहुत अच्छा, बी ऑप्शन सही है। आधार से दूर कोणीय विचलन ये गलत है। बिना विचलन पार्श्विक विस्थापन ये भी गलत है। द राइट ऑप्शन इज बी हेयर। ओके, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी रंग में। क्यों? सूर्य का श्वेत प्रकाश अगर प्रिज्म से गुजरेगा, ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट अगर प्रिज्म से होकर गुजरे तो सबसे ऊपर लाल रंग होता है, सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। तो बैगनी रंग में सबसे ज़्यादा विचलन, बैगनी रंग भाई सबसे सबसे ज़्यादा मुड़ जाता है, तो सबसे ज़्यादा विचलन सबसे नीचे चला गया बैगनी रंग ना, तो सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी रंग का होता है। द राइट ऑप्शन इज सी। अब देखिए भाई अपना 6ठा नंबर क्वेश्चन।
प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का कारण आयाम नहीं है, वेग नहीं है, कला नहीं है, तो प्रकाश के रंग का कारण है तरंगदैर्घ्य। क्यों? अलग अलग तरंगदैर्घ्य रहता है तो रंग भी क्या होता है? अलग अलग। जैसे 8000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य हो जाएगा तो वो रेड कलर हो जाएगा। लगभग 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास रहेगा तो येलो कलर होगा ना जी। तो प्रकाश के रंग का कारण क्या है? तरंगदैर्घ्य। और स्पेसिफिक किया जाए तो फ्रीक्वेंसी ही है। ओके, चलिए अब देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। भाई 7वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। भाई किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है भाई म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड बटा म्यू येलो माइनस 1। ये है वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म की। किसी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा निर्भर करता है। भाई वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता है, प्रिज्म के आधार की चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता है, प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है। प्रिज्म के पदार्थ पर क्यों? प्रिज्म के पदार्थ के लिए बैगनी, लाल और पीले रंग का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, तो प्रिज्म के पदार्थ पर ही निर्भर करता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो कभी भी पूछे कि वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म का जो ओमेगा होता है वो किस पर निर्भर करता है? प्रिज्म कोण पर नहीं, प्रिज्म के आधार की चौड़ाई पर नहीं, आपतन कोण पर नहीं, प्रिज्म के पदार्थ पर। क्यों? क्योंकि प्रिज्म का पदार्थ का जो अपवर्तनांक म्यू होता है वो बैगनी, लाल और पीले रंग के लिए अलग अलग होता है ना जी। ओके, बहुत अच्छा। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन कि कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। भाई कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है लाल रंग के लिए कि नीले रंग की, हरे रंग की? कोई नहीं। कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिक होता है? भाई एक कूसी का समीकरण है, कूसी का समीकरण, काउची इक्वेशन। कूसी का समीकरण है म्यू बराबर ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ए और बी कांस्टेंट है तो म्यू व्युत्क्रमानुपाती है लैम्डा स्क्वायर के ना जी। म्यू यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो कांच का अपवर्तनांक अधिक होगा किस रंग के लिए? ये क्लियर है। अपवर्तनांक म्यू लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है, लैम्डा के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो म्यू अधिक किसका होगा? म्यू जिसका अधिक होगा उसका लैम्डा कम होना चाहिए ना जी। तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, सबसे कम होगा, उसका म्यू सबसे ज़्यादा होगा। तरंगदैर्घ्य किसका कम होता है? लाल का नहीं, हरा का नहीं, नीला का। हाँ, तो नीला रंग का लैम्डा, नीले रंग का तरंगदैर्घ्य काफ़ी कम होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास नीले रंग का लैम्डा काफ़ी कम होता है, तो नीले रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो कांच का अपवर्तनांक अधिक होगा नीले रंग के लिए। क्यों? कूसी का समीकरण यही नहीं बोलता है कि म्यू लैम्डा स्क्वायर के, ये म्यू लैम्डा स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जिसका लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य कम होगा, नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो नीले रंग के लिए अपवर्तनांक ज़्यादा होगा कांच का। ओके, अब भाई हम लोग देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन। भाई 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस रंग के प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? भाई किस रंग के प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण सबसे कम होगा? भाई हम पढ़े हैं क्रांतिक कोण के लिए रिलेशन म्यू बराबर 1/sin IC। म्यू बराबर 1/sin IC पढ़े हैं, तो अगर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो म्यू बराबर 1/sin IC, तो म्यू IC के व्युत्क्रमानुपाती है ना ये। म्यू IC के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन म्यू को क्या लिखते हैं? ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। तो म्यू को लिखते हैं कूसी के समीकरण से म्यू बराबर ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर समानुपाती 1/IC। ए और बी दोनों कांस्टेंट है, तो यहाँ से 1/लैम्डा स्क्वायर समानुपाती 1/IC, यहाँ से हट जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो IC समानुपाती लैम्डा स्क्वायर, IC समानुपाती लैम्डा स्क्वायर। तो जिस रंग का, तो कह रहा है कि क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। भाई क्रांतिक कोण IC न्यूनतम उसके लिए होगा जिसका लैम्डा न्यूनतम हो, और लैम्डा न्यूनतम किसका होता है? बैगनी रंग का। बैगनी रंग का वॉयलेट, भाई बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा तो बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण सबसे कम होगा। तो किस रंग के प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? बैगनी रंग के लिए। द राइट ऑप्शन इज डी। भाई अगर 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान, भाई वो तो डायरेक्ट घटता है। कुशी का समीकरण है म्यू बराबर ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। कुशी का समीकरण है अपवर्तनांक म्यू और तरंगदैर्घ्य लैम्डा के बीच रिलेशन बताता है। कुशी का समीकरण है भाई म्यू बराबर ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से ए और बी कांस्टेंट है तो म्यू लैम्डा स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर म्यू लैम्डा स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ तरंगदैर्घ्य लैम्डा बढ़ेगा। अगर लैम्डा बढ़ेगा तो अपवर्तनांक व्युत्क्रमानुपाती होने के चलते घटेगा। तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है। ओके, राइट ऑप्शन इज बी। भाई अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि छोटे आपतन कोण के लिए प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। भाई हम बताए थे कोई पतला प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण ए है और इस पतले प्रिज्म पर प्रकाश की किरण गिरती है तो उसमें हल्का सा विचलन होता है। प्रकाश की किरण को जाना चाहिए इधर, जाती है इधर, तो इसका जो विचलन होता है डेल्टा मिनिमम कितना होता है। हम पढ़े हैं पतले प्रिज्म के लिए जिसका प्रिज्म कोण काफ़ी कम हो, पतला प्रिज्म मतलब प्रिज्म कोण काफ़ी कम हो, तो पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण डेल्टा मिनिमम बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसका फॉर्मूला ही है। तो पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण होता है, विचलन कोण भाई पतला प्रिज्म के लिए, ये पतला प्रिज्म है, पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। द राइट ऑप्शन इज बी। भाई अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन भाई कह रहा है कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तो प्रकीर्णन से तो होता ही नहीं है। इंद्रधनुष का निर्माण विवर्तन से नहीं होता है, अपवर्तन से नहीं होता है, वर्ण विक्षेपण से। भाई वर्ण विक्षेपण मतलब एक्चुअली बारिश की जो हल्की हल्की बूंदें होती हैं जो आसमान में लटकती हैं, उन बूंदों पर सूर्य का श्वेत प्रकाश गिरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है ना। और 7 रंगों में विभक्त होता है और उन सातों रंगों का TIR होता है। जब सातों रंगों का TIR होता है और वही सातों रंग हमारे आँखों में प्रवेश करते हैं तो हमको आकाश में 7 रंगों की रंगीन पट्टी दिखाई देती है जिसको हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष का कारण क्या है, वर्ण विक्षेपण। तो इंद्रधनुष का निर्माण वर्ण विक्षेपण से होता है। बारिश की छोटी बूंदों के अंदर सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रवेश करता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, यानी वर्ण विक्षेपण होता है। तो इंद्रधनुष आसमान में दिखाई देता है। ऊपर रेड कलर होता है और नीचे इंद्रधनुष में वॉयलेट कलर होता है ना जी। ओके, अब भाई अगर थोड़ा सा देखा जाए तो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रैले का नियम समानुपाती होता है। रैले का नियम कहता है कि जब भी प्रकाश किसी माध्यम से होकर के गुजरता है तो माध्यम के अणु उसको बिखेरेंगे। आने वाले प्रकाश को माध्यम के ये जो अणु हैं, ये अणुओं पर प्रकाश पड़ेगा तो अणु उसको बिखेर देंगे सभी दिशा में बिखेर देंगे। और बिखरने की इंटेंसिटी आई जो होती है वो तरंगदैर्घ्य लैम्डा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो 1/λ/4। तो रैले का नियम समानुपाती होता है तो 1/λ/4 के। राइट ऑप्शन इज डी। ओके भाई अब थोड़ा सा देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। भाई 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक इंद्रधनुष यानी प्राइमरी रेनबो बनता है एक बार अपवर्तन से गलत है, 2 बार अपवर्तन से ये तो ठीक है, लेकिन इसमें और भी चीज़ होता है, ये भी पूरा गलत है। 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन से प्राइमरी रेनबो। भाई हम देखें हैं प्राइमरी रेनबो किस तरह बनता है। प्राइमरी रेनबो बनने के वक्त क्या होता है, ये वर्षा की छोटी छोटी बूंदें हैं, बारिश की छोटी छोटी बूंदों पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है, सूर्य का ये वाइट लाइट आता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और जब प्राइमरी रेनबो बनता है तो यहाँ पे एक बार अपवर्तन होता है, प्रकाश हवा से पानी में जाता है, हवा से बूंद यानी पानी के अंदर जा रहा है तो एक बार अपवर्तन यहाँ होता है। और यहाँ पे जब अपवर्तन होता है तो सूर्य का श्वेत प्रकाश बूंद के अंदर पड़ता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है। और यहाँ पे 7 रंगों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और फिर किरणें निकलती है 7, और हमको इंद्रधनुष आसमान में दिखाई देता है। यहाँ पे आँख रखते हैं तो
ना जी। तो यहाँ पे दो बार अपवर्तन हो रहा है, एक बार अपवर्तन यहाँ हो रहा है, एक बार अपवर्तन यहाँ हो रहा है, क्योंकि प्रकाश यहाँ पे भाई प्रकाश हवा से पानी में जा रहा है, यहाँ पे पानी से हवा में आ रहा है, तो दो बार अपवर्तन हो रहा है और एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन। तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन से। राइट ऑप्शन इज सी। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम में लाल रंग का प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। बहुत अच्छा है। क्यों? प्रिज्म से जब स्पेक्ट्रम पैदा होता है तो उसमें लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग थोड़ा ही सा विचलित होकर के निकलता है, लेकिन बैगनी बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है। क्यों? लाल रंग की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लाल रंग की लाइट की चाल ज़्यादा होती है। सूर्य के श्वेत प्रकाश में तो 7 कलर होते हैं, सातों कलर की चाल अलग अलग होती है, लेकिन जैसे ही प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल रंग की चाल सबसे ज़्यादा है। लाल रंग की चाल ज़्यादा है तो वो कम विचलित हुए निकल जाता है, और बैगनी की चाल सबसे कम है तो वो ज़्यादा विचलित होता है। तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम में लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि उसकी चाल सबसे अधिक होती है। द राइट ऑप्शन इज ए। भाई अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में भी कह रहा है बगल के फिगर में अल्फ़ा का मान निकालें। बगल का फिगर आपको यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन हमको मालूम है कैसा फिगर है। बगल का फिगर वही ऐसा है। ये प्रिज्म है, कांच का एक प्रिज्म है, ये ए, ये बी और ये सी। अब भाई प्रकाश की किरण यहाँ पे आकर के पड़ी, और फिर ये प्रकाश की किरण इधर गई और फिर इधर निकल गई। इस बिंदु और इस बिंदु पर हम अभिलंब डालें, थोड़ा दूसरा कलर का यूज कर लें। इस बिंदु पर हमने अभिलंब ऐसे डाल दिया ये, और इस बिंदु पर हमने अभिलंब ऐसे डाल दिया ये, और कह रहा है कि ये वाला कोण है R1 और ये वाला कोण है R2 और ये वाला कोण है ये जो आप देख रहे हो अल्फ़ा, यही है अल्फ़ा, यही अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा का मान क्या होगा यही निकालना है। तो इस वाले फिगर में ABC एक प्रिज्म है, इसका प्रिज्म कोण भी A है। ABC एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण A है। ये R1 है, ये R2 है, ये अल्फ़ा है। इसी अल्फ़ा को हमें निकालना है कि कितना हो जाएगा ना जी। अच्छा, एक छोटा सा बात आप बताओ, आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो थोड़ा सा अगर ये आपको पता है, एक बात तो आपको पता होना चाहिए कि R1, ये R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 जो होता है वो A के बराबर होता है। तो R1 प्लस R2 बराबर प्रिज्म कोण A। हमेशा प्रिज्म में R1 प्लस R2 बराबर प्रिज्म कोण A। तो ये तो होता ही है, लेकिन अब बोलिए तो इस नीचे वाले त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में अगर देखेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस अल्फ़ा 180 होगा। R1 प्लस R2 प्लस अल्फ़ा, तो R1 प्लस R2 प्लस अल्फ़ा बराबर 180। लेकिन R1 प्लस R2 कितना है भाई? यह है A बराबर A प्लस अल्फ़ा बराबर 180। तो अल्फ़ा बराबर 180 माइनस A, 180 माइनस A। तो राइट ऑप्शन इज सी। ओके, 16 नंबर हो गया भाई। अब 17 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भाई 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 17, तो चलिए भाई अब देखते हैं अपना असाइनमेंट का 17 नंबर क्वेश्चन। भाई 17 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है, भाई 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान निर्भर करता है। भाई ये जो न्यूनतम विचलन कोण जो होता है वो डेल्टा एम से सूचित करते हैं, और पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम का सूत्र होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो कह रहा है कि प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान निर्भर करता है। भाई प्रिज्म का, पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है और प्रिज्म कोण ए पर भी निर्भर करता है। तो वही कह सकते हो कि हाँ, विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण का मान प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी प्रिज्म के अपवर्तनांक पदार्थ पर निर्भर करता है, और फिर प्रिज्म कोण ए पर। तो प्रिज्म कोण और पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। राइट ऑप्शन इज बी। ओके, 17 हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन।
ये 18 नंबर क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, ये तो बस याद रखने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है जिस घटना के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। भाई इंडियन साइंटिस्ट हैं सीवी रमन, और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते मिला था। ठीक है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या किए थे जिसके वजह से सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला। तो किस घटना के कारण सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ओके, तो ये 18 हो गया। 19 नंबर, भाई 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि आकाश के रंग का नीला होने का कारण क्या है? भाई सब कोई जानता है कि आकाश का रंग नीला होता है, और नीले होने का कारण क्या है? ध्रुवण नहीं है, व्यतिकरण नहीं है, विवर्तन नहीं है, प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते ही आकाश नीले रंग का होता है, मालूम है ना क्यों? भाई ये अपना पर पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में हवा के अणु हैं। और आपको पता है सूर्य का जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल में घुसता है तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 कलर्स होते हैं। सूर्य का ये सन है, सन का श्वेत प्रकाश में 7 कलर्स होते हैं। इसमें लाल से लेकर के बैगनी तक, रेड से लेकर के वॉयलेट तक 7 कलर होते हैं। और सातों कलर्स जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में जो बैगनी रंग होता है या ब्लू रंग होता है उसका वेवलेंथ, बैगनी या ब्लू का वेवलेंथ सबसे कम होता है। ब्लू का वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो इसीलिए सबसे कम वेवलेंथ होने से जब सूर्य का श्वेत प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में हवा के अणु ब्लू रंग का वेवलेंथ कम होने के कारण ब्लू रंग को आकाश में बिखेर देते हैं, जिससे आकाश में हर जगह ब्लू रंग बिखर जाता है। हर जगह सूर्य का प्रकाश जब भी आता है तो उसमें सातों कलर होते हैं, सातों कलर में ब्लू रंग का वेवलेंथ कम होने से ब्लू रंग बिखर जाता है। आकाश में जब सब जगह ब्लू रंग ही बिखर जाएगा तो आकाश में रंग कैसा दिखाई देगा? ब्लू। तो ये किसके कारण हो रहा है? हवा के अणु बिखेर रहे हैं प्रकीर्णन के कारण, तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण। तो राइट ऑप्शन इज डी। ओके भाई, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी कि एक उत्तल लेंस, एक कांच का गुटका, ध्यान देंगे, एक उत्तल लेंस है भाई, एक उत्तल लेंस, बहुत अच्छा, एक कांच का गुटका या कांच का आयताकार गुटका है, और एक कांच का पतला प्रिज्म या प्रिज्म कह सकते हो, और एक कांच का ठोस गोला। ये कांच का उत्तल लेंस है, कांच का गुटका है, कांच का प्रिज्म है, कांच का गोला, एक ही पदार्थ से बना है, सब एक ही पदार्थ से बना है। एक उत्तल लेंस, एक कांच का गुटका है, एक प्रिज्म और एक ठोस गोला है, एक ही पदार्थ से, एक ही पारदर्शी पदार्थ से बने हैं। तो वर्ण विक्षेपण होगी, वर्ण विक्षेपण क्षमता होगी, किस में होगी? अच्छा, ये वर्ण विक्षेपण क्षमता मतलब क्या? सूर्य का श्वेत प्रकाश अगर गुजरेगा, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, सूर्य का श्वेत प्रकाश अगर सातों इस चारों से गुजरेगा, इससे 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 इससे, सूर्य का श्वेत प्रकाश में 7 कलर्स होते हैं, और 7 कलर्स में सभी रंगों की स्पीड अलग अलग होती है। और जब ये लेंस से गुजरेंगे तो लेंस में भी यानी कांच में भी सातों रंग, रेड से लेके वॉयलेट तक, सबकी स्पीड अलग अलग होगी, तो सब रंग अलग अलग हो जाएंगे। तो ये जो लेंस है ये भी सातों रंगों को अलग कर देगा। उसी तरह जब सूर्य का श्वेत प्रकाश जिसमें 7 कलर्स है ये गुटके के अंदर भी प्रवेश करेगा तो सातों कलर्स अलग हो जाएंगे, प्रिज्म में भी सातों कलर्स अलग हो जाएंगे, इसमें भी सातों कलर्स अलग हो जाएंगे ना जी। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी सभी कलर्स को अलग करने की क्षमता सब में होगी। यानी वर्ण विक्षेपण क्षमता कांच के गुटके में और प्रिज्म में होगी, कि केवल लेंस और ठोस गेंद में होगी, कि केवल प्रिज्म में होगी, कि चारों में होगी? सब में होगी, सब में वर्ण विक्षेपण क्षमता होगी। ओके, तो राइट ऑप्शन इज डी। ओके, तो भाई इसके साथ ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कर लिया। ओके, थैंक यू। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा फिर से। ओके।